जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अगर हम सब बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो आपको इस चैनल पे सीटेट के लिए थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं जनवरी 2024 तक सीटेट के, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। अब साथ में साथ उसके आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सीटेट से संबंधित होंगे, सीटेट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट आता है 7%, 10%, 15%, 20% ऐसे रिजल्ट आता है। मतलब कहने का जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम इजी ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन इजी भी दिए गए हैं और आपके लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा, थ्योरी क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर या 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है दोस्तों। अब यहाँ पूछ रहा है कि जब हम चने को, मूंग को, गेहूँ को जब हम भिगोते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे तना कहते हैं, पत्ती कहते हैं, जड़ कहते हैं या फल कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं जड़ कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है दोस्तों? किसमें? मंड में। तो ऑप्शन है नीला काला, सेकंड ऑप्शन है नीला बैगनी, थर्ड ऑप्शन है नीला नारंगी या फिर लास्ट ऑप्शन है नीला हरा। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला और काला रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राज्य से संबंधित, राज्य की सीमाओं से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में। तो यह जो पार्क स्थित है दोस्तों वह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 विभिन्न स्थान जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है दोस्तों। 3 अलग अलग स्थान हैं और हर जगह की जलवायु भिन्न है कि मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो कुछ मकान दिए गए हैं, उनके मकान के बारे में आपको बताना है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर की 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिलों पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है। ये जो दोस्तों लद्दाख, लेह और लद्दाख के घर की बात करें, क्या वहाँ पे इस तरीके से मकान बनाए जाते हैं? सेकंड जो है मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांस को खंभे पर बनाए जाते हैं। मकान की लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। तो बांस के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? जब हम आपको आवास पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे ना किस स्थान पे किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं। तो बांस के घर जो आपके बनाए जाते हैं कहाँ पे? असम में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका गलत होगा। अगले पे बढ़ते हैं। अब देखिए सी जो कथन है, राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों, उनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इन मकानों का सही विवरण है दोस्तों। अब इसमें जो ऑप्शन सही हो सकता है, पहले आपको एक ऑप्शन यहाँ पे समझ गए कि जो नहीं हो सकता। इसमें अगर हमसे बात करें बी ऑप्शन आपका 100% है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जिस ऑप्शन में बी हो पहले आप उससे हटा दीजिए। जैसे सी ऑप्शन में देखें तो इसमें बी है, मतलब ये होगा नहीं। अभी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी की दीवारों को भूसा मिला के लेप किया जाता है। उनके ऊपर जो
कंटीली झाड़ियों के नीम कीकर इस प्रकार से वृक्ष की झाड़ियों से ऊपर रखा जाता है। और रखा इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे जो नीम हो गया, कीकर हो गया, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाए ताकि वहाँ पे वो घुने ना। जैसे नीम की लकड़ी हो गई, जल्दी में उसमें किरौना नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, तो फिर इसलिए ऐसे वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नीम कीकर की लकड़ी का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो दोस्तों ये NCERT में जो लिखा गया है वही हम आपको बता रहे हैं कि उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए की बात करें तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख में घर पत्थर के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छत सपाट होती है। और अगर हिमाचल प्रदेश के देखें तो एकदम विपरीत होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपको घर लकड़ी के पत्थर के मिलते हैं, लेकिन दोनों में जो अलग अलग चीज़ है कि यहाँ पे छतें समान होती हैं लद्दाख में, और वहाँ पे जो है छतें समान नहीं होती हैं, नुकीला होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। कुछ जीव दिए गए हैं, इस पर हमको विचार करना है कि इसमें इसकी विशेषता बताना है आपको। कह रहे घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब इसमें जो 5 कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, कछुआ भिन्न है, मछली भिन्न है, कौवा या फिर घड़ियाल। तो इसमें जो भिन्नता है दोस्तों ऑप्शन कौवा भिन्न है, क्योंकि आप घड़ियाल, बत्तख, मछली, कछुआ ये सब कहाँ पे होते हैं, जल में होते हैं, लेकिन कौवा क्या पानी में होता है, नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाथियों की बात करें। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। एक झुंड में 20-25 हाथनी और बच्चे होते हैं। सेकंड है हाथी 4-5 साल तक इस झुंड में रहते हैं। थर्ड है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये फिर लास्ट कथन है किससे हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, उसको आपको बताना है। यह सभी हाथी के बारे में जितने भी जानवर हैं सब के बारे में जब थ्योरी क्लासे आप देख रहे थे तो वहाँ पे थ्योरी क्लास में सब चीज़ बताया गया है कि एक हाथी कितने वेट का होता है, कितने दिन तक समूह में रहता है, कितने दिन बाद समूह छोड़ देता है, कितना पत्ती खाता है, उसके बच्चे का वजन कितना होता है, ये सब बताए गए हैं। इसमें जो कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सी और डी ऑप्शन आपका सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है, यह भी सही है। और डी किसी हाथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हाथनी होती है वही सभी फैसले लेती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे मधुमक्खियों की बात करें। मधुमक्खी जो है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। दोस्तों किस महीने में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, यह लाइन दोस्तों NCERT में लिखा गया है। मधुमक्खी से संबंधित जो इसमें पूछा गया है, क्या जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। और आपके एग्ज़ाम में पूछेगा भी तो सेम टू सेम यही महीना भी पूछेगा, क्योंकि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है वह सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे बुक से पूछे जाते हैं जो कि आपके सेंट्रल लेवल की बुक हो। तो सेंट्रल लेवल की बुक कौन सी है, आपकी NCERT है। इसीलिए NCERT में अक्टूबर से दिसंबर महीने में ही मधुमक्खी का पालन किया जाता है, यही लिखा गया और यही पूछेगा भी सेम। ऐसा नहीं कि ऐसा कह दे कि सितंबर से दिसंबर, ऐसा नहीं, अक्टूबर से दिसंबर ही लिखा रहेगा, यही पूछेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन B12, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B1 या फिर लास्ट ऑप्शन है विटामिन B3। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग जो होता है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों पटसन की बात करें, पटसन का जो रेशा होता है वह किस भाग से प्राप्त किया जाता है। क्या बीज से किया जाता है, पत्ती से किया जाता है, फूल से किया जाता है या फिर तना से किया जाता है।
ये जो प्राप्त किया जाता है ये तने से किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है दोस्तों, इसमें से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टेपियोका या फिर आलू। इसमें जड़ की बात करें जो जड़ नहीं है, ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा आलू। आलू जड़ नहीं है, आलू का हम सब तना सेवन करते हैं ना कि जड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहने रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा ये उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। आपको मैंने परिवार के जब चैप्टर पढ़ा रहे थे थ्योरी क्लास में, वहाँ में बताए थे परिवार कितने प्रकार के होते हैं, किस परिवार का कौन सा कार्य होता है, कौन लोग किस में रहेंगे तो उसे कैसा परिवार कहा जाएगा, इन सब के बारे में बताए थे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का सभी वीडियो वहाँ पे उपलब्ध हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, सेकंड है तृतीयवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, या थर्ड है एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, या फिर लास्ट है संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसमें इसको बताने से पहले आपको हम परिवार के प्रकार बता देते हैं। जैसे परिवार दो प्रकार से होता है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार हम उसे कहते हैं जिसमें माता हो जाए, पिता हो जाए, उनके अविवाहित बच्चे हो जाएं। यह दोस्तों कैसा परिवार है, यह का एकल परिवार कहा जाएगा। और इस पॉइंट को आप जरूर समझिएगा, अविवाहित बच्चे, अगर उनके बच्चों की शादी हो गई तो फिर वह विवाहित एकल परिवार नहीं रह जाएगा अगर साथ में रहेंगे, जब तक माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, यह आपका एकल परिवार है। आप अब इसमें कह सकते हैं कि जैसे लड़की है, अगर उसकी शादी हो गई तो फिर एकल परिवार रह जाएगा कि या फिर संयुक्त परिवार हो जाएगा, तब भी दोस्तों यह एकल ही परिवार रहेगा, क्योंकि यह जो लड़की है इसकी जब जहाँ पे शादी हुई वहाँ हो जाएगी, वहाँ भी तो वह एकल परिवार संयुक्त परिवार का पालन होगा, फिर वहाँ पर फॉलो करेगा, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे जो उसके लड़के हैं अगर उसकी शादी हो जाती है और लड़का उनके साथ ही रहता है तो यह आपका एकल परिवार नहीं रहेगा, तब यह संयुक्त परिवार हो जाए। जब तक बच्चे की शादी नहीं हुआ है तब तक वह एकल परिवार में जोड़ा जाता है। संयुक्त परिवार में जहाँ माता पिता, बच्चों के लड़के सब एक साथ रहते हैं, वहाँ पर दादा दादी वह संयुक्त परिवार कहा जाएंगे। इसमें जो बात करें संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सभी लोग रह रहे हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर इसमें है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी पॉइंट दोस्तों मिल रहे हैं, जैसे जो पॉइंट लगता है एग्जाम के पॉइंट वैसे महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए, हम हर एक पॉइंट को बताते चलेंगे, ताकि जैसे परिवार से लेके, जैसे अभी आपको हमने परिवार के बारे में बताया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उससे समस्या न रहे कि हाँ परिवार कोई हमसे पूछे आप तुरंत बता दीजिए हाँ परिवार कहते किसे हैं। पैने चपटे ये चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ए पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? पहला है दूसरे पशुओं का मांस, सेकंड है घास या शाक, थर्ड है फल, या फिर लास्ट है अनाज। करें पहले चपटे और चौड़े आगे के दांत, उनके दांत कैसे हैं दोस्तों? चपटे हैं, चौड़े हैं, आगे के दांत जो हैं। तो इस प्रकार से भोजन को आप जो इस प्रकार से जानवर हैं उन्हें आप कैसा मानेंगे, किस प्रकार से वह भोजन को लेते हैं? तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि उसका जानवर का दांत बड़ा है, सामने निकला हुआ है, तो वह मांस को ही खाएगा, दूसरे पशुओं का मांस का। दोस्तों इस प्रकार से जो पशु होते हैं दूसरे पशुओं के मांस को खाते हैं। अगला है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हेलोफाइट, सेकंड ऑप्शन मीजोफाइट, थर्ड ऑप्शन है जीरोफाइट, या फिर लास्ट ऑप्शन है हेलियोफाइट। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, इसे हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए जो बायोलॉजी के जो आपके साइंस के सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन बने, उसका आप हिंदी में नाम पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में नाम समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप समझे रहेंगे, इंग्लिश में गलत नहीं होता। और सीडीपी में भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो कोई ऐसा शब्द ना मिले, आप पेपर देते समय भी ऐसे भी समझिए कि कोई भी लैंग्वेज की अगर भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी में लिखा गया है, तो आप उसे इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि
इसमें बहुत शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए बहुत सरल शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है इस एग्ज़ाम में। अगला जो क्वेश्चन है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है दोस्तों। अब आपको यहाँ से बताना जो चित्रकाठी है यह किस राज्य से संबंधित है, ऐसी चित्रकला, और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है दोस्तों, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक रंगों का एक कला और है दोस्तों मधुबनी, बिहार की जो बहुत ही प्रचलित जो चित्रकला है, इसके बारे में भी यह सब आपके प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। अब प्राकृतिक रंगों की अगर हम सब बात करें तो जैसे पालक से बना लें हरा कलर, इस तरीके से हल्दी से बना लें पीला कलर। तो इस प्रकार से जब हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके कोई चीज़ करते हैं तो यही कहा जाता है प्राकृतिक रंगों का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं अभी आज बाज़ार में आप कोई भी रंग खरीदेंगे लिखा रहेगा प्राकृतिक रंगों से बना हुआ, लेकिन आप खुद सोचिए कि प्राकृतिक रंगों से बना के कैसे कोई दे पाएगा इतने सस्ते में। तो प्राकृतिक नहीं होते हैं, बस लिखा रहता है कि प्राकृतिक रंगों से बना हुआ। प्राकृतिक रंग यही जैसे जो हम प्राकृतिक चीज़ों से जो रंग प्राप्त करते हैं यही इसी को कहा जाता है प्राकृतिक रंगों से। तो क्या है जो चित्रकाठी है यह किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये महाराष्ट्र से संबंधित है जो आपका चित्रकाठी कला है, चित्रकला है। तो अगला जो क्वेश्चन है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी। दोस्तों कुछ आदिवासियों की बात किया गया है, संथाली जनजात, गद्दी जनजात, गोंड जनजात या फिर साहिफिया जनजात। कौन सी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में की मूल निवासी है? ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, गद्दी जनजात, जो किससे संबंधित है वह हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। सेकंड है शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। या फिर थर्ड है शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी, नाना नानी के स्वतंत्र संग्राम के अनुभवों को एकत्रित करने को कहते हैं। या फिर लास्ट है शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी, नाना नानी स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? अब करें स्थान विशेष को समझ बनाने के लिए हम बालक को जब मानचित्र के जरिए कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो बालक बहुत जल्दी से समझ लेता है देख के। तो वही कह रहे हैं कि प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है, कौन सा ऑप्शन? पहला है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान पर जमीन से देख रहा है। क्या इस प्रकार से मानचित्र बनाने का हमारा यह मूल उद्देश्य होता है? या फिर सेकंड ऑप्शन है वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। या फिर लास्ट है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हम पहले आपको बता देते हैं। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और डी सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। अब इसमें देखिए अगर एक ऑप्शन आपको पता चल गया है, पहले जो नहीं आ रहा है फिर आ रहा है उसके आप हटा ही दीजिए। जैसे अगर हम देखें मानचित्र जो होता है दोस्तों, आपको मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। यहाँ पे जो मानचित्र होता है उसका ऊपर वाला दिशा दोस्तों हर समय क्या होता है? नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है। इसको आप जानते रहिए, आप कोई भी मानचित्र देखेंगे सदैव ऊपर हाशिए पर होता है, उसका जो उत्तर दिशा होता है हर समय ऊपर होता है।
आप कोई भी मानचित्र लेंगे उसको हर समय उत्तर की तरफ ही देख के आप जब देखेंगे तभी से मानचित्र सही से देख पाएंगे। मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। और ए ऑप्शन में डी नहीं है, मतलब ए ऑप्शन आपका होगा नहीं। ऑप्शन आपके पास कितने बचे हैं? 3 ऑप्शन बचा है। अब इसमें अगर अगली बात करें, हम दूरी नापकर उन्हें दर्शाते हैं, क्या हम दूरी नापते हैं मानचित्र से? नहीं दोस्तों। ऑप्शन आपका सी भी गलत हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में सी है वो भी हटा दीजिए। ऑप्शन कितना बचा? 2 बचा। तो इसमें राइट आंसर आपका बी बी हो जाएगा। बी में था क्या? सड़कों आदि के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ सड़कों को दर्शाने के लिए अलग से सिंबल, ऐसे सिंबल नहीं बना होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, तो यह सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? दोस्तों जल की बात करें, जल के अभाव पर के बारे में चर्चा करने के लिए वो कह रहे हैं कि किस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र की रिपोर्ट। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा साधन जल के अभाव के इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को। हम दोस्तों अब हर जगह तो जाके चेक तो कर नहीं पाएंगे, तो हम जो समाचार पत्र की रिपोर्ट मिलेगी उसी से तो हम चर्चा कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों किसकी बात करें? ईवीएस के। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, एक विद्यालय ही दे सकता है। दोस्तों यह ऑप्शन आपका निगेटिव पॉइंट है। आपको हम कोरे कागज की बात बता देते हैं। जो बालक होता है कभी कोरी पटिया नहीं होता है, वह विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ सीख जाता है। ऐसा नहीं विद्यालय जाता है तभी उसके विद्यालय में सिखाया जाता है पापा कौन है, मम्मी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। यह सब शिक्षा दोस्तों वह घर से ही लेके जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका ये सही ही नहीं होगा कि बालक जो है कोरी पटिया होता है। सेकंड जो ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। क्या ऐसा होता है दोस्तों? सभी विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता एक जैसी होती है? नहीं होती है। ऑप्शन आपका बी भी गलत हो जाएगा। अब सी जो ऑप्शन दिया गया है, सी हम देखते हैं, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन रैखिक दोस्तों नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा कि विद्यार्थी सिर्फ एक ही दिशा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है। अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों और जानकारी से भी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, रैखिक रूप से नहीं सीखते हैं। लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी के सीखने का तरीका सरल पेशदार होता है, प्रत्येक बच्चे अद्वितीय होते हैं। यह ऑप्शन पॉजिटिव है दोस्तों। वह परिस्थिति में सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। दोस्तों हर बच्चा सीखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, सब बालक अपने आप में अद्वितीय होते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? यहाँ पे एक शब्द आपको मिला पोर्टफोलियो। आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो पोर्टफोलियो के बारे में आपको हम बता देते हैं। पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड होता है, डायरी तरह होता है। इसे आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपका रिकॉर्ड उसमें सारा नोट किया जाता है कि क्या क्या योग्यता है, क्या कैसे है, हर चीज़ नोट किया जाता है। आपकी संपूर्ण जानकारी उस फाइल में लिखा जाता है। जैसे अभी भी आप क्लास से 3rd में हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड 3rd में नोट किया गया। अब आप क्लास 4th में भी चले गए, अब 4th में गए, अब आपकी कैसा कौशल है, कैसे पढ़ने में है, कैसे क्या है, हर जानकारी कोई जाके तो बताएगा नहीं कि हाँ यह बालक किस तरीके से है, इसलिए उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। जब वह अगली क्लास में जाता है तो वही फाइल अगले क्लास में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो टीचर, आपका जो क्लास टीचर क्लास 4 का क्लास टीचर रहेगा, उसे आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिकॉर्ड वो देखेगा, देखने के बाद तुरंत समझ जाएगा कि हाँ आपको क्या समस्याएं हैं, आप किस विषय में कैसे पढ़ने में हैं। यही होता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो जो होता है, इसका निर्माण दोस्तों, एक चीज़ यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, इसका निर्माण बालक खुद भी कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर लोग करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पूछे बालक भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है और अभिभावक भी कर सकता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं अब इसके बाद। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया
में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है, ऐसा नहीं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है, इसमें एक निश्चित समय में एक एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं दोस्तों, निश्चित समय में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो, यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में क्या होगा, उनके कार्यों को एकत्रित किया जाएगा। अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना दोस्तों। अब सभी तो रिकॉर्ड तो नोट किया नहीं जाएगा, जितना भी बालक के दिन भर में काम कर रहा हर चीज़ नोट किया जाएगा नहीं, उसमें जो विशेष होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप बहरेपन और गूंगेपन की क्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है, वह चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। अगला ऑप्शन है, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसा संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। अगला ऑप्शन है, कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हों तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। लास्ट है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना उस ओर पहला कदम है। अब इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। हाँ, कि हम सभी को अलग अलग क्षमताओं की और बाधाएं होती हैं दोस्तों, सभी की सीखने की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अक्षमताएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुनिए बोल नहीं सकते। हमें समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें हैं उजायरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। इस तरीके से बच्चे थे आपस में चर्चा करने, बता रहे हैं कि देखिए यह अमेरिका है, यह अफ्रीका है। अब तब तक कहा अरे इसमें अंतरिक्ष कहाँ पे है। आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहे हैं, उजायरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। शामिर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा जी, हाँ वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्र में अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। अब देखिए इसमें जो अंतरिक्ष में सुनीता करके था ना, एक चैप्टर है सुनीता विलियम्स, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि सुनीता विलियम्स से संबंधित जो पाठ दिया गया है आपके एनसीईआरटी में किस लिए दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते रहिए कि यह पाठ जो है, जो लिंग की असमानता है इसको दूर करने के लिए दिया गया है। यह पॉइंट आप जानते रहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जान पड़े तो आप कैसे जाएंगे। या फिर थर्ड है, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है। या लास्ट है, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों का कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि
सूर्य कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे, क्योंकि उसका बच्चे का क्वेश्चन ही यही था कि अंतरिक्ष कहाँ पे है। हम उसे कटआउट बनाएंगे, सेट करेंगे, तब हम जान पाएंगे ना, हाँ अंतरिक्ष तो ऊपर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बाद विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि नदी और बनाए गए बांध के विषय में के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। सेकंड है छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। थर्ड है छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। या फिर लास्ट है जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने से मदद करेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। उन छात्र नकारात्मक प्रभावों की सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए आपके सीटी एग्जाम में यही होता है कि आपके पास ऑप्शन जो रहते हैं आप पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए सीटेट एग्ज़ाम को देते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन आपको पास जो ऑप्शन मिलते हैं चार के चारों सही लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर आपके टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। हर लेटेस्ट अपडेट कराया जाता है लेटेस्ट जानकारी से। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी क्लासें, प्रैक्टिस सेट सब क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। करें आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हो तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाएं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों का संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। इसमें निगेटिव पूछा गया है तो आपको बताना है उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजक कहना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। थर्ड है परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। या फिर लास्ट है छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्हें कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग से हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के लिए उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला ऑप्शन है यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों के सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। सेकंड ऑप्शन है आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। थर्ड ऑप्शन है एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। इसका जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक
निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहला, तापमान, वस्तुओं, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म व शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। या फिर थर्ड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्हें इनमें से किसका उपयोग किया है। या थर्ड ऑप्शन है, छात्रों को शहर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसमों में पौधे कैसे बदलेंगे। थर्ड लास्ट ऑप्शन है, छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम और गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। पहला कुछ कह रहे हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? सेकंड ऑप्शन है, यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थर्ड ऑप्शन है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं? या फिर लास्ट ऑप्शन है, जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें फर्स्ट सही है, हम कोविड प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन मधुमेह को प्रसार रोकने के लिए क्यों नहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है पहला, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है एनिमेटेड वीडियो, थर्ड ऑप्शन है आभासी वास्तविकता, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, आभासी वास्तुकला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा। क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों? खाद्य सामग्री। तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसमें आपका ए भी सही हो सकता है पापड़, और आपका बी भी सही हो सकता है चिप्स। ए और बी दोनों सही थे। ऑप्शन इस ए भी और बी भी, तो ऑप्शन इसमें होना चाहिए ए और बी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, आप इसको जानते रहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुश्री बेसड़वी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों का अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? सुश्री बेसड़वी है जो समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण चीज़ों का अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है दोस्तों। तो इसमें जो कि ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खेल का प्रत्येक मैदान, सेकंड ऑप्शन है कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, थर्ड ऑप्शन है पुलिस थाना, लास्ट ऑप्शन है नई। तो दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा नाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों ईवीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके संभावित क्वेश्चन थे सीटेट के, उसको कवर किए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।